नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 3 का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में रेशों से तागा बनाना सीखा। आज हम तागे से वस्त्र बनाना सीखेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां है, वो है बुनाई और बंधाई। पहले विधि लेते हैं बुनाई। अब वस्त्र की जो बुनाई होती है वो हम किस तरह से करते हैं। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जब हमने किसी वस्तु के किनारे से काट कर एक रेशा निकाला था तो हमने देखा था कि कोई भी वस्त्र होता है वो तागों के 2 सेट के द्वारा बना होता है, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जो तागे हैं, जब उनके 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित किया जाता है तो इस वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। वस्त्र बनाने की इस बुनाई की विधि को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि हमको यह समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है वस्त्रों की बुनाई की जाती है। क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लेते हैं। अलग अलग कलर की हम क्या लेते हैं, कागज की शीट। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई व 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काट लेते हैं। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़ते हैं व एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचकर दूसरी शीट पर भी इसी तरह से रेखाएं खींचते हैं और दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट लेते हैं। फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए व एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के, देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 कागज की पट्टियां काट ली, एक हरी और एक लाल रंग की। दोनों की चौड़ाई और लंबाई बराबर है। अब क्या करेंगे, एक पट्टी के सेट में दूसरी पट्टी को ऊपर नीचे करके इस तरह से हम उसको बनाते हैं। जिस तरह से आपके घर में कोई चारपाई होगी तो उसकी भी जो बनावट होती, देखिए एक रस्सी दूसरी रस्सी पे क्या होती है, अंदर डली हुई रहती है। तो इस तरह से जब सेटों को हम जमाते हैं तो इस तरह से हमको ये डिज़ाइन प्राप्त होती है। इसी तरह से वस्त्र भी 2 तागों के सेट से बनाया जाता है और हमें एक वस्त्र प्राप्त होता है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत क्या होते हैं, पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई किसके द्वारा, करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। पहले जो करघे थे वो हाथ से चलने वाले थे, लेकिन आजकल क्योंकि कपड़ों की अधिकता हो गई है, हमें कपड़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसलिए विद्युत प्रचालित हथकरघों का जो है उपयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा। अगर हम स्वेटर फटा हुआ है या मोजा फटा हुआ है, उसके एक तागे को खींचते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वेटर होता है वो खुल जाता है, या पूरा का पूरा मोजा जो होता है वह पूरा हट जाता है, फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि जो मोजा है या स्वेटर है वह पूरी की पूरा जो भाग है वह एक ही तागे के द्वारा निर्मित किया जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल तागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। स्वेटर हाथ से भी बनाए जाते हैं और मशीनों द्वारा भी बनाए जाते हैं।
दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। जो भी ये वस्त्र बनाने की निर्माण की विधि है, इनका उपयोग जो होता है अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? अगर आपने आदिवासी के चित्र देखे हों तो आपने देखा होगा कि वह पेड़ की छाल को या बड़े बड़े पत्तों को जो है अपने शरीर पर लपेट लेते थे, क्योंकि उनको वस्त्र का ज्ञान नहीं था। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की चर्म तथा समूर से अपने शरीर को ढकते। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। पहले उन्होंने पतली पतली टहनियों से घास को बुनकर क्या बनाई, चटाइयाँ बनाई। फिर इनका उपयोग वो क्या करते थे, पहनने के लिए करते। फिर धीमे धीमे उन्हें लताओं और जंतुओं की जो ऊन होती थी, उनसे जो रेशे प्राप्त होते थे, उनको ऐंठन देकर उन्होंने लंबी लंबी क्या बनाई, लड़ियाँ बनाई। और फिर उन लड़ियों को उन्होंने क्या कर लिया, बुनकर वस्त्र तैयार किए। अब वस्त्र तैयार तो हो गए, लेकिन उनको ये वस्त्र सिल कर पहनने नहीं आते थे। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। जो रुई है और फ्लैक्स की जो कृषि है वो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे। अब वस्त्र का निर्माण तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको वस्त्र सिलना नहीं आता था। तो वो क्या करते, वस्त्र के जो टुकड़े होते थे उनको अपने जो शरीर है उसको ढकने के लिए उन टुकड़ों को वो क्या कर लेते थे, उन पर ढक लिया करते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ फिर क्या हुआ, सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया, और सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े भी क्या कर लिए, तैयार कर लिए। और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। जब सुई का आविष्कार हो गया तो लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो है कपड़े सिलना प्रारंभ कर दिया। फिर अलग अलग डिजाइन के वो कपड़े सिलने लगे। कोई फ्रॉक सिलने लगा, कोई सलवार सूट सिलने लगा, कोई गाउन सिलने लगा, कोई कुछ कुर्ता सिलने लगा, तो कुछ पजामा, कुछ पैंट। जैसा उनकी इच्छा हुई वैसे उन्होंने कपड़े सिलना प्रारंभ कर दिए। परंतु क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों, पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो साड़ी होती है वो बिना सिला हुआ सीधा सा एक कपड़ा होती है। लुंगी भी और धोती भी, ये तीनों ही जो होते हैं वो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है। यानी अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, क्षेत्रों में जो कपड़े हैं विभिन्न प्रकार के पहने जाते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास गोलक की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कपास के फल से प्राप्त होता है। फिर उनको क्या किया जाता है, ओटना किया जाता है। ओटने के द्वारा, ओटने में किसका उपयोग किया था हमने, कंकतन का उपयोग किया, जिससे कि रेशों को जो है बिनोले से अलग किया जाता है। फिर रेशे प्राप्त हो गए। अब रेशे प्राप्त हुए तो उनकी हमने क्या की, कताई की। कताई के द्वारा इन रेशों से हमने क्या बनाया, तागा बनाया। तागे की बुनाई और बंधाई के द्वारा फिर हमने क्या बनाया, वस्त्र। इस तरह से जो तंतु हुआ है वो किस में परिवर्तित हो गया, वस्त्र में परिवर्तित हो गया। इसी के साथ रेशों से वस्त्र तक की यात्रा समाप्त होती है और पार्ट 3 भी समाप्त होता है। धन्यवाद।